हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। देखिए प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे कोर्ट रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज के बारे में। ठीक है, कल हमने यहाँ पे लेक्चर लाया था, यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, और जो कि हमारे पास लद्दाख की दोनों के लिए हमारे पास कॉमन हाई कोर्ट है। ठीक है, ओके, उसमें हमने उसकी हिस्ट्री भी डिस्कस की थी और एमसीक्यूज भी डिस्कस किए थे। आज हम बात करेंगे कोर्ट रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज के बारे में। ये आपके जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी पेपर भी डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो यहाँ पे आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे यहाँ पे जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं उनके बारे में। ठीक है, शुरू करते हैं। अपने पास एक नोटबुक और एक पेन जरूर रख लेना, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी आप नोट करते रहना। सबसे पहली टर्म है हमारे पास अहमद। ये होता क्या है? अहमद के बारे में जब हम बात करते हैं ना प्यारे दोस्तों, ऐसे में पहले आपको समझाता चलूँ। ये जो टर्म है ना, अगर हम बात करते हैं अहमद के बारे में, तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये एक ऐसी टर्म है जो यूज की जाती है इन द कंटेक्स्ट ऑफ कोर्ट्स के केस में। ठीक है, और खास करके इसको हम इस तरह से भी कहते हैं कि कोर्ट क्लर्क या फिर रिकॉर्ड कीपर के तौर पर भी, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ना, इंक्लूड करना, मेंटेनिंग करना कोर्ट रिकॉर्ड्स को, मैनेजिंग करना केस फाइल्स को, असिस्टिंग करना एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ ए कोर्ट को, तो ये होते हैं मेन काम इसके। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं। अहमद इज ए कोर्ट एम्प्लॉय हु मैनेज ए कोर्ट्स रिकॉर्ड इन ए सेपरेट रूम कॉल्ड अहमद रूम। ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो ड्यूटीज़ है जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया, बस आप इतना याद रख लेना कि इशूइंग करता है प्रोसेसेस इन फाइल्स एज ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट। ओके, ठीक है, और रिपोर्टिंग ऑन ऑर्डर शीट्स आफ्टर रिसीविंग समन्स और प्रोसेसेस फ्रॉम द प्रोसेस सर्विंग एजेंसी। ये पॉइंट याद रखना, इसकी ड्यूटीज़ क्या क्या है। बात किसकी हो रही है? अहमद की हो रही है। ठीक है, अहमद की बात हो रही है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। और रिकॉर्डिंग केस रिजल्ट्स एंड गोशवारा नंबर्स इन रजिस्टर्स। ठीक है, और उसके बाद हैंडलिंग करता है एंड इंडेक्सिंग फाइल्स इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। ओके, और ट्रांसमिटिंग रिकॉर्ड्स टू कॉपिंग एजेंसीज एंड अदर कोर्ट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया इन सिंपल वे में कि हमारे पास ना क्या होता है, अहमद के बारे में जब बात करते हैं तो रेफर्स टू ए कोर्ट क्लर्क की बात कर सकते हैं हम यहाँ पे, कि ये हमारे पास एक कोर्ट क्लर्क के तौर पे या फिर रिकॉर्ड कीपर के तौर पर काम होता है इसका, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है? इंक्लूड करना, मेंटेनिंग रखना, किसको? कोर्ट रिकॉर्ड्स को। ये पॉइंट याद रख लेना, कोर्ट के रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखना। और हमारे पास मैनेजिंग करना केस फाइल्स को, किसको? केस फाइल्स को। ये पॉइंट याद रख लेना। और असिस्टिंग करना एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ ए कोर्ट को। ये इसके मेन काम होते हैं। बस इतना याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फिर है हमारे पास नाजिर। क्या होता है? चलिए बात करते हैं नाजिर के बारे में। प्यारे दोस्तों देखिए, जब हम बात करते हैं नाजिर के बारे में तो इसके बारे में भी आपको समझा देता हूँ पहले, इसका मतलब क्या है। यहाँ पे ना मैं आपको समझाता चलूँ नाजिर के बारे में। तो यहाँ पे ये भी क्या होता है, रेफर्स टू एन ऑफिशियल जो अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। ठीक है, इसे भी अपॉइंट कौन करती है? कोर्ट करती। ठीक है, ओवरसी करने के लिए और मैनेज करने के लिए सर्टन एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज़ को। ठीक है, और उसमें क्या आ जाता है नाजिर के केस में, अगर हम बात करते हैं, नाजिर का मतलब एक्चुअल में निगरान हो गया। ठीक है, या सुपरवाइजर का काम ये एक्चुअल में, ये सुपरवाइजरी का रोल करता है किसके अंदर? विद इन द कोर्ट सिस्टम के अंदर। ये पॉइंट आप इस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है ना, इजी वे में आपको चीज़ों को लेना है। तो इसमें जो हमारे पास क्या क्या आता है? एग्जीक्यूटिंग करना कोर्ट्स के रिकॉर्ड को और ऑर्डर को, सॉरी, कोर्ट के जितने भी ऑर्डर्स होते हैं, मैनेजिंग करना कोर्ट प्रॉपर्टी को, हैंडलिंग करना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स को, एंड इंश्योर करना इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जुडिशियल डायरेक्टिव्स को। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं नाजिर इज ए कोर्ट ऑफिशियल इन इंडिया हु परफॉर्म्स ए वैरायटी ऑफ ड्यूटीज इंक्लूडिंग प्रोसेस सर्विंग द सिविल। नाजिर की बात करें तो ये हेड होता है प्रोसेस सर्विंग एस्टेब्लिशमेंट का, और रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर किसके लिए? एग्जीक्यूटिंग करने के लिए कोर्ट प्रोसेस के लिए। ठीक है, इतना आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद ट्रेजरर का काम होता है इसका। नाजिर एक्ट एज द कोर्ट्स ट्रेजरर का काम करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैश बुक मेंटेनेंस इसका काम होता है कि कैश बुक को मेंटेन कैसे रखना है, कैश बुक मेंटेनेंस। और सेंट्रल नाजिर मेंटेनेंस रखता है कैश बुक को, जिसे आप डे बुक के नाम से भी जानते हैं, एंड स्टॉक रजिस्टर्स टू रिकॉर्ड डिपॉजिट्स मेड टू द कोर्ट। और प्रपोजल सबमिशन की बात करें तो सेंट्रल नाजिर जो होता है ये प्रपोज करता है किसको? ट्रांसफर ऑफ क्लास 4 टू द डिस्ट्रिक्ट जज। ओके, और वर्ड नाजिर की बात करें, ये हिंदी वर्ड नज़ीर से आया है, विच इन टर्न कम्स फ्रॉम द अरेबिक वर्ड नज़ीर। ओके, तो ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट। मैंने क्या कहा
कि इसका काम एक निगरान के तौर पे होता है, एक सुपरवाइजरी का रोल प्ले करता है कोर्ट सिस्टम के अंदर। तो ये टर्म भी एग्जाम में पूछी गई थी और पहली वाली भी, तो ये दोनों टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फिर आपसे पूछा गया है रीडर, जिसे आप सीनियर क्लर्क के नाम से जानते हैं, ये क्या होता है। चलिए देखिए प्यारे दोस्तों ना, जब हम कोर्ट के कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो रीडर की बात एक याद रखना। अगर हम बात करें तो ये भी हमारे पास एक ऑफिशियल होता है जो असिस्ट करता है। किसको असिस्ट करता है, किसको हेल्प करता है, मदद करता है? जज को, बाई रीडिंग करके, बाई रीडिंग आउट आर्डर्स को रीड आउट करके, केस फाइल्स को, या फिर जितने भी कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं ड्यूरिंग कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान। ओके, और ये आप याद रख सकते हैं। और ये हमारे पास जो ये पोजीशन होती है रीडर की, ये क्रूशियल होती है मैनेजिंग करने के लिए कोर्ट के जितने भी शेड्यूल्स होते हैं, मेंटेनिंग करना रिकॉर्ड्स को, और इंश्योर करना स्मूथ कम्युनिकेशन ऑफ जुडिशियल मैटर इन द कोर्ट रूम। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं यहाँ पे रीडर इन कोर्ट इज ए मेंबर ऑफ द कोर्ट स्टाफ हु असिस्ट विद द प्रोसीडिंग्स एंड हेल्प्स इंश्योर द प्रॉपर कंडक्ट ऑफ द कोर्ट। ओके, फिर अगर हम बात करते हैं, ये प्रेजेंट्स करता है फाइल को, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। द रीडर प्लेस फाइल्स बिफोर द प्रिजाइडिंग ऑफिसर फॉर हियरिंग ऑन द शेड्यूल डेट। ये पॉइंट याद रख लेना। प्रिपेयर्स डॉक्यूमेंट्स, द रीडर्स, ये राइट्स करता है विटनेस स्टेटमेंट्स को एंड ऑर्डर शीट्स को फॉर केसेस शेड्यूल फॉर हियरिंग। ये पॉइंट याद रख लेना। चेक्स डॉक्यूमेंट्स, देखें द रीडर वेरीफाई करता है दैट जुडिशियल पेपर आर इन ऑर्डर सच एज विटनेस सिग्नेचर्स। तो ये हमारे पास ना, ये इन चीज़ों को भी हमारे पास क्या करता है, वेरीफाई करता है कि जुडिशियल पेपर जो है हमारे पास वो ऑर्डर्स में है, और ये विटनेस करता है सिग्नेचर्स, जैसे सिग्नेचर हो गया, ये चीज़ें प्रिपेयर्स करता है कॉज लिस्ट को। द रीडर में हेल्प प्रिपेयर कॉज लिस्ट। ओके, और चेक्स करता है फीस जो होती है हमारे पास, फी की बात करें, ठीक है, फी एंड स्टैम्प्स की बात करें, द रीडर में चेक कोर्ट फी एंड स्टैम्प्स ऑन अपील्स एंड प्लेन्स। और हमारे पास हिज मेन वर्क इज टू असिस्ट जज, और इसका जो मेन वर्क होता है वो क्या होता है, असिस्ट करना। किसको? जज को असिस्ट करना। ये पॉइंट याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर? ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास है स्टेनोग्राफर। ठीक है, स्टेनोग्राफर क्या होता है, यहाँ पे बात करते हैं। अगर हम हाई कोर्ट के कंटेक्स्ट में, प्यारे दोस्तों मैं आपको समझाता चलूँ, स्टेनोग्राफर इज एन ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मेरे प्यारे दोस्तों? ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ट्रांसक्राइबिंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स इंक्लूडिंग, जैसे कि जो स्पोकन वर्ड्स होते हैं ना, स्पोकन वर्ड्स इनटू रिटन फॉर्म यूजिंग शॉर्ट हैंड। ओके, तो यहाँ पे इसका जो रोल होता है ये इन्वॉल्व करता है एक्यूरेटली जो रिकॉर्डिंग हमारे पास टेस्टिमोनीज होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जजमेंट्स होती हैं कोर्ट रूम के अंदर, इसमें इसका रोल प्ले होता है। याद रखना है स्टेनोग्राफर का। और यहाँ पे आपने याद रखना है कोर्ट स्टेनोग्राफर इज आल्सो नोन एज कोर्ट रिपोर्टर और शॉर्ट हैंड रिपोर्टर। ये एक प्रोफेशनल होता है जो ट्रांसक्राइब्स करता है, किसको? ट्रांसक्राइब्स लीगल प्रोसीडिंग्स इन रियल टाइम। ये पॉइंट याद रख लेना। और प्ले करता है इसेंशियल रोल इन द लीगल सिस्टम में, प्रोवाइड्स करता है ट्रांसक्रिप्ट्स यूज्ड इन अपील्स, कोर्ट डॉक्यूमेंट्स एंड अदर लीगल प्रोसीडिंग्स। तो याद रख लेना, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसका जो रोल है इन्वॉल्व करता है एक्यूरेटली क्या करना, रिकॉर्डिंग करना टेस्टिमोनीज, आर्ग्यूमेंट्स एंड जजमेंट्स इन द कोर्ट रूम। तो यहाँ पे आप स्टेनोग्राफर के बारे में याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। फिर हमारे पास ई कोर्ट सर्विसेज। देखिए ई कोर्ट सर्विसेज के बारे में याद रखना है। यहाँ पे क्या होता है, ई कोर्ट सर्विसेज ऐप इज ए मोबाइल एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अबाउट केसेस इन इंडियाज डिस्ट्रिक्ट एंड तेलुका कोर्ट्स। ये तेलुका कोर्ट्स क्या होती हैं, जो लोअर कोर्ट्स होती हैं, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ना इसमें ये एक मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है जो असेस करता है इंफॉर्मेशन, किसके बारे में प्यारे दोस्तों, जितने भी केसेज होते हैं इंडियाज के डिस्ट्रिक्ट की बात करें या तेलुका कोर्ट्स के बारे में बात करें, केस स्टेटस की बात करें तो ये सर्च करता है यूजिंग केस नंबर, पार्टी नेम, फाइलिंग नंबर, एफआईआर नंबर, एडवोकेट नेम, एक्ट और केस टाइप। काज लिस्ट की बात करें तो जनरेट काज लिस्ट फॉर एडवोकेट्स, कोर्ट आर्डर्स, एसेस कोर्ट आर्डर्स, याद रखना है। केस हिस्ट्री होती है इसमें, व्यू करता है ऑल इवेंट्स को एंड ऑर्डर्स को रिलेटेड टू ए केस। बात किसकी हो रही है, ई कोर्ट सर्विसेज की हो रही है। और जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स की बात करें, व्यू लिंक्स टू जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स, क्यूआर कोड होता है जो स्कैन करता है टू गेट केस डिटेल्स ऑन मोबाइल। तो इस तरह से आप इसको भी याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट है ना मैंने यहाँ पे कवर किए हुए, और पेड ग्रुप में आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं। और अगर किसी और को जुड़ना है तो आपको टोटल फी 499 रुपीज़ देनी है। आपको कंप्यूटर के नोट्स, इंग्लिश के नोट्स मिल जाएंगे, और जैसे ही ये जो लेक्चर हम ला रहे हैं इनके पीडीएफ भी वहाँ पे मिलेंगे। 25 से 30 के बीच में आपके टेस्ट भी होंगे, 2-4 फुल लेंथ टेस्ट होंगे आपके, ताकि आपको पता चल जाए कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या है। आपके टॉपिक वाइज टेस्ट भी होंगे, कुछ दिन के बाद मैं आपको बता दूंगा, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। आपने पता क्या करना है,
आपने इस वाले नंबर पे मैसेज करना है। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, 8492886188 और रजिस्ट्रेशन फ़ी 499 है, आप करवा देना, ठीक है, फ़ी है हमारे पास। ओके, तो बाकी अगर आपको टेलीग्राम का लिंक और जो है अपडेट्स वगैरह के लिए व्हाट्सएप का ग्रुप वो जो ज्वाइन करना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको पेड ग्रुप में ज्वाइन होना है तो इस नंबर पे मैसेज करना व्हाट्सएप और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा के आप ज्वाइन हो जाना, काम आएगा। आगे चलते हैं, ए प्रोसेस सर्वर क्या होता है। देखिए, जब हम यहाँ पे बात करते हैं ना प्रोसेस सर्वर की, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, ए प्रोसेस सर्वर इज़ ए लीगल प्रोफेशनल हु डिलीवर्स लीगल डॉक्यूमेंट्स टू पीपल इन्वॉल्व इन कोर्ट केस। जो क्या करता है, डिलीवर करता है लीगल डॉक्यूमेंट्स को टू पीपल जो इन्वॉल्व किस में होते हैं, कोर्ट के केसेस में इन्वॉल्व होते हैं। ये बात याद रख लेना, इतना इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, पहली 2 लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इतना भी अगर आपको ना समझ आ जाएगा तो आप ना क्वेश्चन को कर पाएंगे। और दे इंश्योर, ये इंश्योर करता है दैट पीपल रिसीव द रिक्वायर्ड नोटिफिकेशन अबाउट प्रोसीडिंग्स विच इंक्लूड्स, कोर्ट के जो भी हमारे पास समन्सेस होते हैं, फिर हमारे पास यहाँ पे सब प्यूनेस होते हैं, कंप्लेंट्स होती हैं, रीट्स होती हैं, तो ये इनके बारे में यहाँ पे ये इंश्योर करता है कि जो लोग हैं रिसीव करते हैं रिक्वायर्ड नोटिफिकेशन अबाउट प्रोसीडिंग्स के बारे में, जिसमें ये चीज़ें सारी आ जाती हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं प्रोसेस सर्विस प्ले वाइटल रोल, ये इसका बड़ा ही वाइटल रोल है कि इसमें इन द लीगल सिस्टम में बाय इंश्योरिंग करके ड्यू प्रोसेस, सेव गार्डिंग द राइट्स ऑफ डिफेंडेंट्स एंड फैसिलिटेटिंग एफिशिएंट लीगल प्रोसीडिंग्स। तो ये पॉइंट याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, ठीक है जी। अब जो टर्म पूछी गई है आपके सामने जो है, ए नाइब कोर्ट क्या होता है। देखिए, नाइब कोर्ट की बात करें ना, मैं अगर आपको सिंपल वर्ड्स में समझा दूं, ये एक पुलिस ऑफिसर होता है या कोर्ट स्टाफ मेंबर होता है जो सॉल्व करता है एज अ लियोजन बिटवीन द पुलिस डिपार्टमेंट एंड द कोर्ट के बीच में, ठीक है ना, ये आप याद रख सकते हैं। नाइब कोर्ट इज ए पुलिस मैन हु एक्ट एज ए लियोजन बिटवीन लोकल पुलिस स्टेशंस, जेल अथॉरिटीज एंड द कोर्ट हैविंग द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ए पार्टिकुलर एरिया। तो आप याद रख सकते हैं, इसकी ड्यूटी जो होती है टिपिकली इंक्लूड डिलीवरिंग करना, जितने भी हमारे पास समन्स होते हैं, वारंट्स होते हैं या अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं फ्रॉम द कोर्ट टू द रेलिवेंट पुलिस ऑफिशियल्स, ये आप याद रख लेना। और ये यहाँ पे ना नाइब कोर्ट का एक काम ये भी है कि दे में आल्सो असिस्ट इन कोर्ट प्रोसीडिंग्स एंड हैंडल एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स रिलेटेड टू द कोर्ट केसेस। ओके, तो ये आप याद रखना, अदालती नायब जिसे आप कहते हैं, इंपॉर्टेंट होगा, इस तरह के पूछे जाते हैं टर्म्स, तो आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कॉपीइस्ट क्या होता है। देखिए, जब हम हाई कोर्ट के कंटेक्स्ट में बात करते हैं ना प्यारे दोस्तों, ए कॉपीइस्ट इज इन कोर्ट प्रिपेयर्स कॉपीज ऑफ कोर्ट डॉक्यूमेंट्स व्हेन रिक्वेस्टेड बाय पार्टीज। इतना पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा कि कॉपीइस्ट इन कोर्ट में प्रिपेयर्स करता है कॉपीज ऑफ कोर्ट डॉक्यूमेंट्स व्हेन रिक्वेस्टेड बाय पार्टीज। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करते हैं फॉर मेकिंग कॉपीज ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स के लिए। उसमें हमारे पास जजमेंट्स भी आ सकती हैं, उसमें हमारे पास ऑर्डर्स भी आ सकते हैं, केस रिकॉर्ड आ सकते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं बाय द कोर्ट के थ्रू या रिक्वेस्टेड बाय द पार्टीज इन्वॉल्व इन द केस। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा। और इसका रोल जो है ना इंपॉर्टेंट है, मेंटेनिंग करने के लिए एंड प्रोवाइडिंग करने के लिए जितनी भी हमारे पास ऑफिशियल कॉपीज होती हैं कोर्ट डॉक्यूमेंट्स की। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है सम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए कॉपीइस्ट इन कोर्ट इंक्लूड टाइपिंग सर्टिफाइड कॉपीज फॉर ओरिजिनल कंपाइल्ड इन कॉपी एप्लीकेशंस, टाइपिंग डिपोजिशंस इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, ये वर्ड आप याद रख सकते हैं। उसके बाद ड्राफ्टिंग डिक्रीज एंड डिक्रेटल ऑर्डर्स इन अनकंटेस्टेड सिविल केसेस, ठीक है, और टाइपिंग कॉरेस्पॉन्डेंस फॉर ऑल ब्रांचेस, ये पॉइंट याद रख लेना। और मेंटेनिंग करता है कॉपीइस्ट डी रजिस्टर फॉर द बोर्ड टाइप्ड और अटेंडेड टू द अदर ड्यूटीज असाइन बाय द जज। देखिए, आपको ना इसके बारे में जो मेन बातें याद रखनी है ना कॉपीइस्ट के बारे में, वो इतना याद रखना है कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है मेकिंग कॉपीज ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स। ओके, ये याद रख लेना, इंक्लूडिंग उसमें मैंने कहा जजमेंट्स भी आ सकती हैं, ऑर्डर्स भी आ सकते हैं, केस रिकॉर्ड्स भी आ सकते हैं, और जो रिक्वायर्ड होते हैं किसके थ्रू, बाय द कोर्ट के थ्रू या रिक्वेस्टेड बाय द पार्टीज जो इन्वॉल्व होती हैं किसी केस में। और इसका जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेंटेनिंग रखने में एंड प्रोवाइडिंग करने में ऑफिशियल कॉपीज ऑफ कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, इतना आप याद रखें। ओके, चलिए आगे जो हमारे पास है क्या है, अगर आप JKSSB के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको भी नोट्स मिल जाएंगे। आप में से कोई भी है तो उसकी भी 499 रुपीज़ फी है, ठीक है। JKP कांस्टेबल पटवारी, JKP SI NT एग्जाम के लिए आपको काम आएंगे, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, जो नंबर बताया उसी पे आपने मैसेज करना है। अब हमारे पास है वकालतनामा क्या होता है। चलिए बात करते हैं वकालतनामा की। देखिए, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ये एग्ज़ाम में आती है, ठीक है। तो जब हम इसके बारे में बात करते हैं ना,
वकालतनामा क्या होता है? वकालतनामा की बात करें तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है इंडिया में दैट एथोराइजेज एन एडवोकेट टू रिप्रेजेंट ए पार्टी इन कोर्ट प्रोसीडिंग्स, जो एथोराइज करता है एक एडवोकेट को कि वो रिप्रेजेंट करे एक पार्टी को कोर्ट प्रोसीडिंग्स में। ये भी एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें क्लाइंट एथोराइज करता है एक एडवोकेट को या फिर लॉयर्स को कि वो रिप्रेजेंट करे, टू रिप्रेजेंट देम इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, है ना। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि इट सर्व्स एज ए पावर ऑफ अटॉर्नी गिवन टू द लॉयर और अलोइंग देम टू द अगर हम बात करें अलोइंग देम टू एक्ट ऑन द क्लाइंट बिहाफ, फाइल पिटिशंस एंड प्लीड द केस इन कोर्ट। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। वकालतनामा की बात करें तो हमारे पास ये जो टर्म है ये आई है वकालत, विच मीन्स अथॉरिटी ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी, एंड नामा जो है विच मीन्स ए डॉक्यूमेंट। ओके, तो ये एक एसेंशियल डॉक्यूमेंट होता है लीगल प्रोसीडिंग्स में जो इंश्योर करता है एडवोकेट हैज़ द लीगल राइट टू एक्ट फॉर देयर क्लाइंट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं कि इट इज़ एन एसेंशियल डॉक्यूमेंट इन लीगल प्रोसीडिंग जो इंश्योर क्या करता है, इंश्योर करता है कि एडवोकेट का क्या होता है, एडवोकेट की बात करें हैज़ द लीगल राइट के इसके क्या है लीगल राइट हैं किसके लिए, टू एक्ट फॉर देयर क्लाइंट। इतना पॉइंट आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। देखिए जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वकालतनामा के बारे में मैंने आपको बता दी, बाकी स्लाइड में भी है, तो पीडीएफ आपको मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, पेड ग्रुप में, वहाँ से आप पढ़ लेना। बाकी अगर आपको कुछ चीज़ें नोट करनी है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट कर लें। ओके, चलते हैं आगे। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने बता दी एग्जाम ओरिएंटेड जो आपको करनी है। आगे चलते हैं। फिर है हमारे पास यहाँ पे दस्ती समन क्या होता है। चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दस्ती अगर हम बात करते हैं समन के बारे में, दस्ती समन मीन्स ए पर्सनल सुमन गिवन बाय ए पार्टी टू द अपोजिट पार्टी, जो किसको दिया जाता है, गिवन बाय ए पार्टी टू द अपोजिट पार्टी। ओके, विदाउट टेकिंग द रूट ऑफ द अपॉइंटमेंट प्रोसेस सर्वर गिवन बाय द कोर्ट। देखें होता क्या है ना, जो हमारे पास ये भी एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो इशूड किया जाता है बाई कोर्ट, बाई ए कोर्ट के थ्रू, जो डायरेक्टिंग करती है एक पर्सन को टू अपीयर इन कोर्ट, कि उसको क्या होना है, अपीयर होना है कोर्ट के अंदर। अनलाइक अगर हम बात करते हैं एक रेगुलर समन हो सकता है विच इज़ टिपिकली डिलीवर्ड होता है थ्रू ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू। और दस्ती समन की बात जब होती है ना, दस्ती समन इज डिलीवर्ड पर्सनली बाय ए पार्टी आर ए कोर्ट ऑफिशियल डायरेक्टली टू द पर्सन कंसर्न्ड। तो ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ पे ये भी याद रखना है कि यूज्ड कब होता है, व्हेन इमीडिएट और पर्सनल डिलीवरी इज नेसेसरी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने याद रखना है वाइल सर्विंग द दस्ती समन वन कैन पर्सनली गो, एक आदमी जो है वो पर्सनली जाता है एंड मेक श्योर, और ये श्योर करता है दैट द समन इज सॉल्व बाई हैंड। तो ये आप याद रख सकते हैं। ओके, दस्ती समन के बारे में ये पूछे जाते हैं तो आप याद रख लेना। चलिए, रिकॉर्ड रूम क्या होता है? रिकॉर्ड रूम होता है ए रूम वेयर ऑल पीपल्स और रिकॉर्ड हैव बीन सेव्ड दैट व्हाट दे हैव डन इन देयर लाइफ। देखिए हर एक डिपार्टमेंट पे ना लोगों के रिकॉर्ड्स होते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी हाई कोर्ट में भी आप देखेंगे तो रिकॉर्ड्स होते हैं। तो ये रिकॉर्ड रूम जो होता है इसमें रखे जाते हैं जहाँ पे जितने भी लोगों के रिकॉर्ड होते हैं वो वहाँ पे सेव होते हैं। ठीक है, कि उनने अपनी अपनी ज़िंदगी में क्या किया, उनके सारे जितने भी कारनामे होते हैं इसी रूम में रखे जाते हैं। चलिए आगे है तामीलात क्या होता है। तामीलात की बात करें तो ये भी हमारे पास ना प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ ए रूम, ये एक रूम होता है वेयर प्रोसेस सर्वर सिट्स एंड मैनेज देयर वर्क, जहाँ पे जो प्रोसेस सर्विस होते हैं वो बैठते हैं और मैनेज करते हैं अपने काम को। इतना आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। और अगर मैं आपको सिंपल वे में बताऊँ तो आपको ना ऐसे याद रखना है कि तामीलात की बात करें जब, तो हमारे पास रेफर्स टू द फॉर्मर कंप्लीशन और कंक्लूजन। कंक्लूजन किसका? ऑफ ए लीगल केस या डॉक्यूमेंट का। ये इन्वॉल्व करता है फाइनलाइजेशन और फिनिशिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं क्लोजिंग ऑफ ए केस और फाइनल जो एग्जीक्यूशन होती है एक लीगल डॉक्यूमेंट की। ठीक है, तो यहाँ पे आपने याद रखना है ये जो टर्म है ना ये यूज की जाती है इंडिकेट करने में द एंड ऑफ ए केस और द कंप्लीशन ऑफ कोर्ट रिलेटेड फॉर्मेलिटीज़। तो यहाँ पे ये एक रूम में बैठते हैं जो भी प्रोसेस सर्विस होते हैं, तो वो अपने काम को इस तरह से अंजाम देते हैं। तो ये पॉइंट याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा, इतना आप याद रख लेना। ओके, चलिए फिर हमारे पास एफिडेविट क्या होता है? रिटन स्टेटमेंट होती है मेड अंडर ओथ, जो किस तरह से बनती है? अंडर ओथ और स्वेयरिंग टू द ट्रूथ ऑफ द कंटेस्ट ऑफ ए डॉक्यूमेंट। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, इजी टर्म है। एफिडेविट्स के बारे में आप सब अच्छे से जानते हैं। ओके, फिर आपके सामने है एडजॉर्नमेंट क्या होता है? पोस्टपोनमेंट ऑफ ए कोर्ट सेशन अंटिल अनदर टाइम और प्लेस। ओके, वक्फा नहीं होता जो इसमें, वो उसी को कहा जाता है। कहने की बात यह है कि हमारे पास अगर हम बात करते हैं हाई कोर्ट के केस में रेफर्स टू द पोस्टपोनमेंट और डिले ऑफ ए कोर्ट प्रोसीडिंग। ठीक है,
टू ए लेटर डेट, इतना आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। और ये दिस कैन हैपन्स फॉर वेरियस रीजन सच एज द नीड फॉर एडिशनल टाइम फॉर प्रिपरेशन, अनअवेलेबिलिटी ऑफ पार्टीज और विटनेसेस, है ना, और अदर जो हमारे पास प्रोसीजरल नेसेसिटीज होती हैं, तो ये आप याद रख सकते हैं। ये सिग्निफाइज करता है दैट द कोर्ट सेशन और हियरिंग हैज बीन रीशेड्यूल्ड टू ए फ्यूचर डेट। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। फिर आपके सामने है एडजुडिकेशन क्या होता है। देखिए सिंपल टर्म में आपको बता देता हूँ, फैसला होता है ना, उसी को कहते हैं। देखें, ए डिसीजन और सेंटेंस इम्पोज बाई ए जज, ये क्या होता है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए फॉर्मल जजमेंट और डिसीजन अबाउट ए डिस्प्यूट और इशू। जो हमारे पास कहने की बात है कि जो डिसीजन या सेंटेंस जो इम्पोज करता है एक जज कोर्ट के अंदर, उसी को एडजुडिकेशन कहते हैं। ज़्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद है आपके सामने यहाँ पे जो टर्म है एन्यूलमेंट, क्या होता है? देखें, मनसूखी होती है ना, मनसूखी मतलब के कहने का मतलब है कोर्ट आर्डर जो डिक्लेयर करता है कि दैट ए मैरिज इज़ इनवैलिड। कहने का मतलब है कि जब कोर्ट क्या आर्डर देता है, डिक्लेयर कर देता है कि ये मैरिज जो है ये इनवैलिड है, तो हम कह सकते हैं इट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ डिक्लेयरिंग समथिंग इनवैलिड और वॉइड। तो कोर्ट के केस में मैंने क्या बता दिया, ए कोर्ट ऑर्डर जो डिक्लेयर करता है दैट ए मैरिज इज इनवैलिड। ओके, तो यहाँ पे याद रखना ये लीगल कंटेक्स्ट में यूज होती है, तो याद रखना लाइक द एन्यूलमेंट ऑफ ए मैरिज और कंट्रैक्ट भी हो सकता है कोई इस तरह से। तो यहाँ पे ये आप याद रखना इनवैलिड। ओके, ए कोर्ट ऑर्डर डिक्लेयरिंग दैट ए मैरिज इज इनवैलिड, ये टर्म इस तरह से यूज होती है। आगे चले, फिर हमारे पास अपील। अपील क्या होता है? यहाँ पे इसका मीन है आस्किंग ए हायर कोर्ट टू रिव्यू द डिसीजन और सेंटेंस ऑफ ए ट्रायल कोर्ट बिकॉज द लोअर कोर्ट मेड एन एरर। कहने का मतलब यह है कि आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, तो इस तरह से इसका मीन निकलता है इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिक्वेस्टिंग ए हायर कोर्ट, कि आप क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं हायर कोर्ट को कि रिव्यू करे, टू रिव्यू एंड चेंज द डिसीजन ऑफ ए लोअर कोर्ट, कि वो जो रिव्यू करे और उस डिसीजन को चेंज करे जो भी हमारे पास लोअर कोर्ट ने दिया था। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर हमारे पास अपीलेंट क्या होता है? देखें, यहाँ पे आपको याद रखना है ये भी कुछ सेम ही है इसी तरह से जैसे अगर हम बात करते द पार्टी अपीलिंग ए डिसीजन जजमेंट टू ए हायर कोर्ट। कहने का मतलब है इसका मतलब ही सेम है, जैसे कि रिक्वेस्ट करना, गुजारिश करना या हमारे पास दरख्वास्त करना। इट रेफर्स ये हमारे पास कि जब क्या होता है ना, एक पर्सन हु फाइल्स एन अपील टू ए हायर कोर्ट और वो सीकिंग ए रिव्यू आर चेंज ऑफ ए डिसीजन मेड बाय ए लोअर कोर्ट। तो ये दोनों टर्म्स जो है आपस में सेम है, तो आप याद रख सकते हैं इनका मतलब सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरह से इसको याद रखना है। चलिए आगे चले, फिर हमारे पास नेक्स्ट टर्म अपील क्या होता है? देखें, आपको ना याद होना चाहिए द पार्टी अगेंस्ट होम एन अपील इज टेकन। यहाँ पे आपको ये समझना है कि हमारे पास मुखालिफ, ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इन सिंपल वे में, इट रेफर्स टू द पार्टी हु रिस्पॉन्ड्स टू एन अपील, टिपिकली द वन हु वन इन द लोअर कोर्ट, ओके, एंड सीक्स टू अपहोल्ड द डिसीजन। तो कहने का मतलब है यहाँ पे द पार्टी अगेंस्ट वुमेन अपील इज टेकन, कि वो पार्टी अगेंस्ट है जिसके अगेंस्ट क्या ली गई, अपील ली गई। तो इस तरह से अपील का मतलब होता है मुखालिफ के तौर पे ये यूज होता है, इस तरह से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रख सकते हैं आप। ओके, इस तरह की टर्म में पूछी जाती है। फिर अटॉर्नी ऑफ रिकॉर्ड क्या है? अटॉर्नी ऑफ रिकॉर्ड, अटॉर्नी हुज नेम अपीयर्स इन द परमानेंट रिकॉर्ड्स और फाइल्स ऑफ ए केस। कि अटॉर्नी का मतलब होता है जिसका, जो हमारे पास अटॉर्नी ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है whose name appears in the permanent records or files of a case। तो ये आप याद रख सकते हैं, इस तरह से इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर आपके सामने जो टर्म है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिमोनी क्या होता है? इज ए कोर्ट ऑर्डर्ड पेमेंट दैट वन स्पाउस मेक्स टू अनदर इन द इवेंट ऑफ ए डिवोर्स आर सेपरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब कहने का इट रेफर्स टू ए फाइनेंशियल सपोर्ट जो हमारे पास प्रोवाइड कौन करता है? बाय वन स्पाउस टू अनदर फॉलोइंग सेपरेशन हो जाता है, उनका कोई डाइवोर्स हो जाता है, टिपिकली किस लिए? टू हेल्प कवर जो हमारे पास लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे होते हैं। और ये जाना जाता है इज आल्सो नोन एज मेंटेनेंस एंड इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द स्पोज हु अर्न्स लेस और नो इनकम, जिसकी कोई भी इनकम नहीं होती या कम कमाता है। ठीक है, जब उनकी सेपरेशन हो जाती है, जब उनके बीच में डाइवोर्स हो जाता है, तो ये एक हमारे पास क्या होता है? एक कोर्ट ऑर्डर पेमेंट होती है, ऑर्डर पेमेंट होती है जो एक स्पोज को दूसरे को देनी होती है। इतना आपको समझ आ गया? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है प्यारे दोस्तों बेल, आल्सो कॉल्ड बॉन्ड। ये बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। बताएं बेल क्या होता है, इसका मीन क्या है? ये ना इस तरह की टर्म्स पूछी जाती हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको बताना है इसका मीन क्या होगा। देखें, यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए बेल आल्सो कॉल्ड बॉन्ड, मनी आर प्रॉपर्टी गिवन टू द कोर्ट, किसको देना? कोर्ट को, फॉर द टेम्परेरी रिलीज ऑफ ए डिफेंडेंट टू इंश्योर दैट द डिफेंडेंट विल रिटर्न टू कोर्ट। समझ आ गई आपको?
मतलब जमानत, जमानत होती है ना ऐसे, इट रेफर्स टू द टेम्परेरी रिलीज हो जाना एक पर्सन का अवेटिंग ट्रायल्स के लिए, टिपिकली ऑन द कंडीशन ऑफ प्रोवाइडिंग मॉनिटरी गारंटीज आर जो श्योरिटी होती है। ये आप याद रख लेना, इस तरह से ईजी है, ठीक है। तो आपने याद रखना है मनी आर प्रॉपर्टी गिवन टू द कोर्ट फॉर द टेम्परेरी रिलीज ऑफ ए डिफेंडेंट्स टू इंश्योर करना कि जो डिफेंडेंट है वो वापस आएगा कोर्ट में, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, जिसे आप अपनी जुबान में जमानत कहते हैं, ठीक है। फिर आपके सामने है बॉन्ड्समैन। ये क्या होता है, देखिए अगर हम बात करते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह के ना पूछे जाते हैं तो आपको ये बताना है कि ये क्या होता है। यहाँ पे जब हम बात करते हैं इसके बारे में प्यारे दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए ए श्योरिटी, वन हु हैज़ पुट अप कैश और प्रॉपर्टी एज कोलेटरल बिफोर ए डिफेंडेंट में बी रिलीज्ड, ठीक है। यहाँ पे आपको कैसे याद रखना है, देखें जमानतदार को कहा जाता है बॉन्ड्समैन, समझ रहे हो आप। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं, जमानतदार को बॉन्ड्समैन कहते हैं। कहने का मतलब है इट रेफर्स टू अ पर्सन हु प्रोवाइड्स, जो प्रोवाइड करता है एक बॉन्ड, ओके, जो क्या प्रोवाइड करता है एक बॉन्ड या फिर श्योरिटी, टू गारंटी करने के लिए दैट समवन विल अपीयर इन कोर्ट और फुलफिल सर्टेन ओब्लिगेशंस। अब आपको समझ आ गया होगा कि ये एक ऐसा पर्सन होता है जो बॉन्ड्स को प्रोवाइड करता है, ये श्योरिटी प्रोवाइड करता है और गारंटी देता है कि समवन जो है वो अपीयर होगा कोर्ट में या फुलफिल करेगा सर्टेन ओब्लिगेशंस को। तो बॉन्ड्समैन उसी को कहते हैं, जमानतदार को। जैसे बेल का मीनिंग क्या था, जमानत, तो बॉन्ड्समैन का मीनिंग क्या है, जमानतदार। इतना समझ आ गया, ओके। आगे टर्म है जो आपके सामने कैपियस मेटिमस। देखें एक्चुअल में ना इसका जो मीन है ना, अगर हम उर्दू में बात करें, हिंदी में बात करें, हिरासत होता है ना, हिरासत का हुक्म, ठीक है। एक्चुअल में इसको ये कहा जाता है, देखें ए सिविल अरेस्ट वारंट यूज टू गेट ए पर्सन फिजिकली इनटू कोर्ट टू रिस्पॉन्ड टू ए स्पेसिफिक केस और क्लेम। देखें अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, एक्चुअल में ये क्या होता है, इट रेफर्स टू ए कोर्ट ऑर्डर जो डायरेक्टिंग दैट ए पर्सन बी अरेस्टेड एंड हेल्ड इन कस्टडी, ओके, अवन इशूड व्हेन समवन फेल्स टू अपीयर इन कोर्ट एज रिक्वायर्ड। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि हुक्म जो हमारे पास हुक्म हिरासत होता है, हिरासत में लेना, इस तरह से आप सिंपल वे में इसको समझ सकते हैं, कैपियस मेटिमस। इस तरह से आप इसको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। सिविल अरेस्ट वारंट होता है, यूज किया जाता है टू गेट ए पर्सन फिजिकली इन टू कोर्ट टू रिस्पॉन्ड टू ए स्पेसिफिक केस और क्लेम, ओके, चलिए ठीक है। फिर आपके सामने कॉमन लॉ क्या होता है, देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताएं जरा इसका मीन क्या होगा। जब हम बात करते हैं इसके बारे में, तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों आपको याद रखना है दैट डेवलप्स लॉज द एक सेकेंड लॉज दैट डेवलप्स थ्रू केस डिसीजंस बाय जजेस, ओके, नॉट इनेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव बॉडीज, ओके। आप याद रखना जो आम कानून होता है ना, मतलब आम कानून के बारे में आपने सुना होगा, इट रेफर्स टू द बॉडी ऑफ लॉ जो डिराइव्ड कहाँ से होती है, जुडिशियल, जो हमारे पास डिसीजंस होते हैं एंड प्रेसिडेंट्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं रैदर देन फ्रॉम, जो हमारे पास यहाँ पे दिया गया है नॉट इनेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आप इस तरह से याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। लॉज दैट डेवलप थ्रू केस डिसीजन बाय जजेस, ओके, तो कॉमन लॉ उसी को कहा जाता है, ठीक है जी, इतना आप याद रख लेना। फिर हमारे सामने है यहाँ पे, तो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास कंटिन्यूएंस। तो इसका मीन क्या हो गया, द एडजॉर्नमेंट और पोस्टपोनमेंट ऑफ ए कोर्ट केस टू एन अदर डे, ठीक है। मतलब कि इट रेफर्स टू द पोस्टपोनमेंट और डिले ऑफ ए कोर्ट प्रोसीडिंग टू ए लेटर डेट, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे एडजॉर्नमेंट हो जाना या पोस्टपोनमेंट हो जाना कोर्ट केस का किसी और दूसरे दिन पे, तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं, ठीक है, ये आप याद रख लेना। फिर उसके बाद है हमारे पास कन्विक्शन, ठीक है। कन्विक्शन क्या होता है, जब हम बात करते हैं कन्विक्शन के बारे में प्यारे दोस्तों, टू बी फाउंड गिल्टी ऑफ कमिटिंग ए क्राइम, ओके, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल वे में अगर हम बात करें तो मुजरम करार देना, हम नहीं कहते मुजरम करार दिया गया, इस तरह से आप याद रख लेना। इट रेफर्स टू द फॉर्मल डिक्लेरेशन दैट समवन इज गिल्टी ऑफ ए क्राइम टिपिकली फॉलोइंग ए ट्रायल। तो यहाँ पे टू बी फाउंड गिल्टी फॉर कमिटिंग ए क्राइम, तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है, तो ये आप याद रखना। चलिए कोर्ट क्लर्क क्या होता है, देखिए जब हम बात करते हैं कोर्ट क्लर्क के बारे में, द पर्सन हु मेंटेन्स द ऑफिशियल कोर्ट रिकॉर्ड ऑफ योर केस, ऐसा पर्सन जो मेंटेन रखता है ऑफिशियल कोर्ट रिकॉर्ड आपके केस के, और द कोर्ट क्लर्क ऑफिस रिसीव्स ऑल कोर्ट पेपर्स एंड असाइंस हियरिंग डेट्स। तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा, ओके। यहाँ पे कोर्ट क्लर्क के बारे में ये आपने याद रखना है। फिर आपके सामने है कोर्ट ट्रायल। कोर्ट ट्रायल क्या होता है, देखिए अदालती मुकदमा, आपको इतना पता होना चाहिए, एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा लीगल प्रोसेस होता है जिसमें कोर्ट एग्जामाइन करता है एविडेंसेस को। एग्जामाइन किसको करता है, एविडेंस एंड जो आपके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं टू मेक ए जजमेंट और डिसीजन इन ए केस। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग इनोसेंस और गिल्ट ऑफ एन एक्यूज्ड, ओके, और डिटरमाइनिंग द फैक्ट इन इशू एंड डिटरमाइनिंग द इनोसेंस ऑन ए गिल्ट ऑफ एन एक्यूज्ड इज बाय वे ऑफ एग्जामिनेशन और विटनेस एड्यूस्ड बाय बोथ साइड्स। तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारे पास आप इस तरह से भी याद रख लेना, रेफर्स टू द लीगल प्रोसेस, जिसमें क्या होता है कि कोर्ट एग्जामाइंस करता है एविडेंस को और आर्गूमेंट्स को टू मेक क्या बनाने के लिए, एक जजमेंट या फिर एक डिसीजन किसी भी केस में। तो यहाँ पे कोर्ट ट्रायल का मीनिंग यही होता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये डोकेट का मीनिंग क्या होता है? डोकेट का मीनिंग यही होता है कि जो आपके मुकदमात की फहरिस्त होती है ना, ठीक है, जो लिस्ट होती है, अदालती लिस्ट आपकी, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं, एक लिस्ट ऑफ केसेस, ठीक है, शेड्यूल्स टू बी हेयर्ड इन कोर्ट ऑन ए स्पेसिफिक डे और वीक, इसी को डोकेट कहा जाता है। देखिए अगर हम बात करते हैं, इट रेफर्स टू द लिस्ट और रिकॉर्ड ऑफ केसेस टू बी ट्राइड और हेयर्ड बाय ए कोर्ट। तो डोकेट के बारे में याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा, ये इजी भी है और याद भी रख लेना। इस तरह की टर्म्स पूछी जा सकती हैं। ओके, देखें पिछली बार भी आपको ना 5 से 7 इस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे एग्जाम में, तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, फिर आपके सामने दिया गया यहाँ पे, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। एक्स पार्टी क्या होता है? सिंपल है, एक तरफा, एक तरफा, एक तरफा, ठीक है। एक तरफा मीनिंग क्या हुआ? लेटिन मीनिंग फॉर वन पार्टी, जिसका मतलब लेटिन मीनिंग क्या है? वन पार्टी, रेफरिंग टू मोशंस, hearings or orders granted on the request of and for the benefit of one party only। इसमें क्या होता है ना, इट रेफर्स टू द लीगल जो प्रोसीडिंग होती है, ये डिसीजन जो बनते हैं वो बेस्ड किस पे होते हैं? ऑन द इंफॉर्मेशन या फिर आर्गुमेंट्स जो प्रेजेंट कौन करता है? बाय ओनली वन पार्टी, सिर्फ एक पार्टी, विदाउट द प्रेजेंस और इनपुट ऑफ अदर पार्टी, बगैर किसी की दूसरी पार्टी के प्रेजेंस के, ठीक है। तो याद रख लेना, एक्स पार्टी का मीनिंग यही होता है, ठीक है, एक तरफा। चलिए आगे चले। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है हेबियस कॉर्पस क्या होता है। आपको मैं बताता चलूँ, यहाँ पे ना क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊँ, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग क्या है? विच लिटरली मीन्स टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है। देखिए ये एक लीगल प्रिंसिपल है जो प्रोटेक्ट करता है एक इंडिविजुअल के राइट को अगेंस्ट किसकी? अनलॉफुल जो डिटेंशन होती है या फिर इम्प्रिजनमेंट होती है। कोई भी अगर इंडिविजुअल के राइट जो है हमारे पास, अगर हम बात करते हैं, उनको ये बचाता है अगेंस्ट किसकी? अनलॉफुल डिटेंशन अगर हम बात करें, या फिर इम्प्रिजनमेंट की बात करें, तो इसमें रिक्वायरिंग क्या होती है? एक पर्सन अंडर अरेस्ट टू बी ब्रॉट बिफोर ए कोर्ट टू डिटरमाइन इफ देयर डिटेंशन इज लीगल, क्या उसकी जो डिटेंशन है वो लीगल है, ये डिटरमाइन करने के लिए। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, इट इज एन ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट टू ए पर्सन हु हैज डिटेन्ड एन अदर पर्सन टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ द लेटर बिफोर इट। तो सिंपल सी बात याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये इसमें प्रोटेक्ट किया जाता है जो भी एक इंडिविजुअल है उसके राइट को अगेंस्ट किसके? अनलॉफुल डिटेंशन के या फिर इम्प्रिजनमेंट के। तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चले। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट आ गया हमारे पास, देखें एक्विटल का मीन क्या होता है। सिंपल में अगर आपको बताऊँ ना, यहाँ पे इसका मतलब होता है कि एक ऐसा लीगल जजमेंट जिसमें एक पर्सन जो है जो गिल्टी नहीं पाया जाता किसी भी चार्ज के अगेंस्ट, ठीक है, तो उसको रिलीज किया जाता है, मतलब बरी किया जाता है किसी भी क्रिमिनल लाइबिलिटी से। तो यहाँ पे इस तरह से इसका मीन निकलता है। तो इन ए हाई कोर्ट एन एक्विटल इज ए फॉर्मर कोर्ट डिसीजन दैट ए डिफेंडेंट इज नॉट गिल्टी ऑफ ए क्राइम, कि कोई भी जो हमारे पास डिफेंडेंट है वो गिल्टी नहीं है क्राइम के लिए। और ये एक लीगल रिजोल्यूशन होता है दैट फ्रीज, जो फ्रीज करता है किसको? डिफेंडेंट को, फ्रॉम द चार्ज अगेंस्ट देम, जो भी चार्ज उसके खिलाफ होते हैं उससे इनको ये फ्री कर देता है, एंड एब्सॉल्व्स देम बाय ऑफ एनी गिल्ट और ऑब्लिगेशन टू द कोर्ट। तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सिंपल वे में आपको मैंने समझा दिया एक्विटल का मीनिंग क्या होता है, बरी कर देना, ठीक है, उसे को फ्री कर देना। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है? सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊं, अदालत की तौहीन करना। इसका सिंपल मीन ये होता है अदालत की तौहीन करना। तो अगर हम बात करते हैं, इट रेफर्स टू एक्शंस दैट शो डिसरिस्पेक्ट और डिफेंस, ओके, टुवर्ड द कोर्ट। ये आप याद रख सकते हैं, आर इट्स प्रोसीडिंग्स विच कैन अंडरमाइन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। यहाँ पे आपको याद रखना है ए फाइंडिंग दैट समवन डिसओबेड ए कोर्ट ऑर्डर कैन आल्सो मीन डिसरप्टिंग कोर्ट, ओके। जैसे कि एग्जांपल है फॉर एग्जांपल बाय बीइंग लोड और डिसरिस्पेक्टफुल इन कोर्ट। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, अदालत की तौहीन करने को ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं। तो आपको सिंपल वे में ये समझ आ जाना चाहिए, ओके। देखिए अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है ना, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, ताकि आपको आने वाले वीडियोस जो है उनकी नोटिफिकेशन भी शो होती रहे और आपको इसके रिलेटेड जो है स्टडी मटेरियल यहाँ पे शो होता है यूट्यूब पे, ठीक है। लाइक करने से ये हो जाता है, और एक लाइक आप का जो होता है ये हमारे लिए मोटिवेशन का वैस बनता है। तो यहाँ पे डिस्पोज का मीनिंग क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? डिस्पोज का मीनिंग होता है निपटाना, किसी चीज़ को खत्म करना, निपटाना। देखें एंडिंग कर देना, डिस्पोज, एंडिंग ए लीगल केस और जुडिशियल प्रोसीडिंग का एंड कर देना। लीगल कंटेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो इट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ रिजॉल्विंग और सेटलिंग ए केस और मैटर। तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा, ओके।
डिस्पोजिशन क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ना आपको पता होना चाहिए द मैनर इन विच ए केस इज सेटल्ड और रिजोल्व। एक ऐसा मैनर जिसमें एक केस को सेटल्ड किया जाता है या फिर हम कह सकते हैं रिजोल्व किया जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद है डिसोल्यूशन क्या होता है। डिसोल्यूशन की बात करें द लीगल एंड ऑफ ए मैरिज, ये क्या हो जाना, ये लीगल एंड हो जाना एक मैरिज का, उसे जिसे आप डाइवोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे डिसोल्यूशन इस तरह से कोर्ट में यूज किया जाता है। ये पॉइंट भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, फिर आपसे पूछा गया है डोमिसाइल क्या होता है। द परमानेंट होम ऑफ ए पर्सन, जो परमानेंट होम होता है ना एक शख्स का, उसको डोमिसाइल कहा जाता है। ए पर्सन में हैव सेवरल रेजिडेंसीज बट ओनली वन डोमिसाइल, ठीक है। मतलब कि एक ऐसी जगह जहां पे एक पर्सन जो है उसका जो परमानेंट रेजिडेंस होता है या लीगल होम होता है उसी को कहा जाता है डोमिसाइल, ठीक है। चलिए ठीक है। फिर हमारे पास है फोरक्लोजर क्या होता है। अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, देखिए जब हम कोर्ट के केस में बात करते हैं ना फोरक्लोजर के बारे में, एक कोर्ट ऑर्डर जो एंडिंग करता है लीगल ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। देखें इट रेफर्स टू द लीगल प्रोसेस, ये एक ऐसा लीगल प्रोसेस है मेरे प्यारे दोस्तों जिसमें ना लेंडर टेक्स पोसेशन ऑफ ए प्रॉपर्टी, ठीक है, व्हेन द बरोवर फेल्स टू मेक द रिक्वायर्ड, जो हमारे पास मॉर्गेज पेमेंट होती है, जब बरोवर क्या होता है फेल हो जाता है उसकी जो रिक्वायर्ड मॉर्गेज पेमेंट होती है देने के लिए, तो उससे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो फोरक्लोजर इसके लिए यूज होगा और उसमें यहाँ पे इस तरह से इसको यूज किया जाता है, ठीक है। ये भी एक लीगल प्रोसेस होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो कोर्ट जो है वो ऑर्डर देता है एंडिंग करने के लिए लीगल ओनरशिप किसकी, प्रॉपर्टी की। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। कब्जागिरी हम जैसे उर्दू में इसको हम कहते हैं इस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। ओके, फोरक्लोजर इज द, जो ये हमारे पास जिसमें क्या होता है व्हेन कोर्ट ऑर्डर एंडिंग द लीगल ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, इतना आप याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। फिर हमारे पास फोरमैन क्या होता है, एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ ए ज्यूरी हु डिलीवर्स द वर्डिक्ट टू द कोर्ट। कहने की बात है हमारे पास ये क्या होता है, एक इलेक्टेड मेंबर होता है ज्यूरी का जो डिलीवर्स करता है वर्डिक्ट को कोर्ट में। तो यहाँ पे इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, या फिर इट रेफर्स टू ए पर्सन हु, जो हमारे पास सुपरवाइजेज एंड डायरेक्ट्स वर्क्स, यूजली हमारे पास कोई भी हम मान लें, लेकिन यहाँ पे कोर्ट के केस में इस तरह से यूज होगा कि कोई भी एक ऐसा इलेक्टेड मेंबर किसी भी ज्यूरी का, ठीक है, जो डिलीवर्स करता है वर्डिक्ट को, ठीक है। वर्डिक्ट को क्या करता है ये हमारे पास यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कोर्ट में डिलीवर करता है, ठीक है। इतना आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, इस तरह के पूछे जाएंगे आपको एग्जाम में, तो आप परेशान नहीं होना, या आपको वाइवा में पूछे जाए, इंट्रो में पूछे जाए तो आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे ये हमारे पास है गार्निशमेंट क्या होता है। आपने ऐसा सुना होगा कि तनख्वाह जैसे आती है, जैसे सैलरी होती है, तो उसकी जब्ती हो जाना, है ना। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कोर्ट ऑर्डर टू कलेक्ट मनी और प्रॉपर्टी, यहाँ पे यूज किया गया है इस तरह से इसको, तो इट रेफर्स टू, ये अगर हम बात करते हैं ये भी एक लीगल प्रोसेस होता है जहाँ पे वेयर ए पोर्शन ऑफ पर्सनस अर्निंग जो होती है इज विद हेल्ड बाय देयर एम्प्लॉयर टू पे ऑफ ए डेट। ओके, टिपिकली थ्रू ए कोर्ट ऑर्डर के थ्रू जब ये ऐसा होता है तो वहाँ पे इसको यूज किया जाता है गार्निशमेंट के तौर पे। तो आप इसको याद रख सकते हैं। इट रेफर्स टू ए लीगल प्रोसेस वेयर ए पोर्शन ऑफ ए पर्सन अर्निंग इज withheld by their employer to pay off a debt typically through a court order, तो उसी को हम कहते हैं गार्निशमेंट। इतना आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, फिर हमारे पास ग्रेवियंस। अगर हम बात करते हैं इसके बारे में तो ग्रेवियंस क्या होता है ये आपको आता ही होगा सबको। ग्रेवियंस की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे शिकायत को बोलते हैं, ठीक है। इट रेफर्स टू ए फॉर्मल कंप्लेंट हो सकती है अबाउट समथिंग, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं कोई भी किसी के साथ अनफेयर होता है या फिर अनजस्टिस होता है, तो एक कंप्लेंट फाइल्ड अगेंस्ट एन अटॉर्नी और जज क्लेमिंग एन एथिक्स वायोलेशन, तो इस तरह से कोर्ट में यूज किया जाता है। तो ये आप याद रख सकते हैं कि ऐसा कंप्लेंट जो फाइल्ड किया जाता है एक अगेंस्ट किसके, अटॉर्नी के या फिर जज के, जो क्लेमिंग किया जाता है जिसमें कि एक एथिक्स वायोलेशन है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। हंग ज्यूरी क्या होता है, जो हंग ज्यूरी की बात करें अगर प्यारे दोस्तों, यहाँ पे a jury whose members cannot reconcile their differences of opinion and thus cannot reach a verdict, तो ये इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो आपने याद रखना है, इट रेफर्स टू ए ज्यूरी इन ए लीगल केस दैट कैन नॉट रीच ए सफिशिएंट मेजॉरिटी डिसीजन रिजल्टिंग इन ए मिसट्रायल। ओके, यहाँ पे इस तरह से आप याद रख लेना, जिसमें जो मेंबर्स होते हैं वो रिकनसाइल नहीं कर पाते अच्छे से डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस को, तो यहाँ पे ये वर्डिक्ट तक सही तरह से नहीं पहुंच सकते, ठीक है। इतना आपने याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फिर है हमारे पास यहाँ पे हेयर से। अब ये क्या होता है हमारे पास, टेस्टिमोनी गिवन बाय ए विटनेस हु टेल्स सेकंड और थर्ड हैंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया है, टेस्टिमोनी गिवन बाय ए विटनेस हु टेल्स सेकंड और थर्ड हैंड इंफॉर्मेशन। मतलब आप नहीं कहते सुनी सुनाई बात कोई कह दे ऐसे जाए के, मतलब बिल्कुल उसको पता ही ना हो लेकिन सुनी
सुनाई बात हो कोई, ठीक है ना। इट रेफर्स टू इन्फॉर्मेशन या फिर र्यूमर्स भी कह सकते हैं, जो आपने हर्ड फ्रॉम अदर, जो आपने किससे सुना, किसी दूसरे आदमी से सुना, बट नॉट वेरीफाइड और बेस्ड ऑन डायरेक्ट एविडेंस। तो इस तरह से आप इसको कह सकते हैं हेयर से टेस्टिमोनी गिवन बाय ए विटनेस हु टेल्स सेकंड और थर्ड हैंड इंफॉर्मेशन। आप याद रख सकते हैं कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपने हर्ड की किसी दूसरे से बट नॉट वेरीफाइड, लेकिन वो वेरीफाइड नहीं थी, ना ही बेस्ड थी किसी भी डायरेक्ट एविडेंस पे, तो उसको हम कह सकते हैं हेयर से, सुनी सुनाई बात। इस तरह से ये चीज़ें यूज होती हैं, जैसे कोर्ट में होता है ना, लोग ऐसे बोल देते हैं जाके, इस तरह से, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे इंजंक्शन, ये क्या होता है, ए कोर्ट ऑर्डर टू स्टॉप डूइंग और टू स्टार्ट डूइंग ए स्पेसिफिक एक्ट। ये भी एक कोर्ट का ऑर्डर होता है जिसमें क्या होता है, टू स्टॉप करना, डूइंग कुछ आप कर रहे हैं और या कोई स्टार्ट कर रहे हैं कोई एक स्पेसिफिक एक्ट, तो उसमें जो कोर्ट का ऑर्डर होगा वो आपको उसको नहीं करने देगा। कहने की बात है, इट रेफर्स टू ए कोर्ट ऑर्डर दैट रिक्वायर्स समवन टू डू और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग ए स्पेसिफिक एक्ट। तो कहने की बात है, इन सिंपल वे में आप याद रख लेना, ए कोर्ट ऑर्डर टू स्टॉप डूइंग और टू स्टार्ट डूइंग ए स्पेसिफिक एक्ट, उसे इंजंक्शन कहा जाता है। अब जज क्या होता है, ए पर्सन हु हियर्स एंड डिसाइड्स केसेस फॉर द कोर्ट्स, ठीक है। एक ऐसा शख्स जो क्या करता है, जो सुनता है फिर डिसाइड्स करता है केसेस को कोर्ट्स में, ठीक है। और अपॉइंटेड कौन करता है, गवर्नर फॉर ए टर्म ऑफ यहाँ पे 8 ईयर्स एंड कन्फर्म्ड बाय द जनरल असेंबली। ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। आगे जजमेंट की बात करें अगर हम, अच्छा आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि जो हमारे पास टेन्योर होता है हाई कोर्ट जज का, वो कितना होता है, 62 ईयर तक एज तक वो हमारे पास रिटायरमेंट ले सकता है। कब, 62 ईयर एज, ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, उसके बाद जजमेंट क्या होता है, जजमेंट होता है एक कोर्ट डिसीजन, ठीक है, आल्सो कॉल्ड ए डिग्री और एन ऑर्डर, ठीक है। कोर्ट के जजमेंट को, जो हमारे पास कोर्ट का जो डिसीजन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, जजमेंट कहते हैं। ये पॉइंट याद रख लेना। फिर जजमेंट फाइल क्या होता है, ए परमानेंट कोर्ट रिकॉर्ड होता है, कोर्ट्स फाइनल डिस्पोजिशन ऑफ द केस, ठीक है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। सिंपल वे में अगर मैं आपको बताता चलूं तो हमारे पास इट रेफर्स टू ए कलेक्शन ऑफ जितने भी लीगल डिसीजंस होते हैं या जजमेंट्स होती हैं दैट हैव बीन डॉक्यूमेंटेड एंड स्टोर्ड, ठीक है। तो एक परमानेंट कोर्ट रिकॉर्ड होता है कोर्ट्स फाइनल डिस्पोजिशन ऑफ द केस का, तो उसी को जजमेंट फाइल कहा जाता है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, पावर एंड अथॉरिटी ऑफ कोर्ट टू हेयर एंड मेक ए जजमेंट इन ए केस, कि जो पावर और अथॉरिटी होती है कोर्ट की टू हेयर करना और एक जजमेंट बनाना एक केस में, उसी को ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। अब ये हमारे पास है लेन क्या होता है, ए चार्ज होल्ड और क्लेम अपॉन प्रॉपर्टी ऑफ एन अदर एज सिक्योरिटी फॉर ए डेट। तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा लेन के बारे में, ठीक है। ये टर्म भी पूछी गई है एग्जाम में, तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, इस तरह की टर्म्स पूछी जाएंगी एग्जाम में। सिंपल वे में अगर हम कहें तो हक जताना, जैसे कि कर्ज की कोई जमानत हो गई, इस तरह से आप कह सकते हैं, ठीक है। ये भी एक लीगल राइट होता है या इंटरेस्ट होता है दैट ए लेंडर हैज़ इन द बरोवर्स प्रॉपर्टी की बात करें, ग्रांटेड अंटिल द डेट ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ये एक चार्ज होता है, होल्ड होता है, या क्लेम अपॉन प्रॉपर्टी ऑफ एन अदर एज सिक्योरिटी फॉर ए डेट, तो आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, उसके बाद है लीगल सेपरेशन क्या होता है, कोर्ट ऑर्डर, ये भी एक कोर्ट का ऑर्डर होता है जो डिस्क्राइबिंग करता है कंडीशंस को अंडर विच टू मैरिड पीपल विल लाइव सेपरेटली। तो इसी को आप याद रख लेना इस तरह से कि ये भी एक कोर्ट का ऑर्डर होता है जो डिस्क्राइब करता है कंडीशंस को जिसमें दो मैरिड जो लोग होते हैं वो सेपरेटली रहते हैं। उसके बाद हमारे पास है मजिस्ट्रेट क्या होता है। जब हम मजिस्ट्रेट के बारे में बात करते हैं, ए पर्सन हु इज़ नॉट ए जज, क्या कहा गया, ए पर्सन हु इज़ नॉट ए जज बट हु इज़ एथोराइज्ड टू हेयर एंड डिसाइड सर्टेन टाइप्स ऑफ केसेस। लेकिन ये एथोराइज्ड हो सकता है टू हेयर, सुनने के लिए, एंड डिसाइड करने के लिए सर्टेन टाइप्स ऑफ केसेस को। फॉर एग्जांपल फैमिली स्पोर्ट मैजिस्ट्रेट्स हेयर केसेस इन्वॉल्विंग चाइल्ड स्पोर्ट। तो आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, कोर्ट के केस में आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इट रेफर्स टू ए जुडिशियल ऑफिसर, ओके, जुडिशियल ऑफिसर, क्लियर, हु हैज़ द अथॉरिटी टू एडमिनिस्टर द लॉ ऑफन हैंडलिंग माइनर क्रिमिनल केसेस की बात करें या अदर लीगल मैटर्स की बात करें, तो आप याद रख सकते हैं इस तरह से भी। फिर हमारे पास मैंडेमस क्या होता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंडेमस क्या होता है, आज से पूछ सकता है एग्जामिनर। तो अगर हम बात करते हैं मैंडेमस की, यहाँ पे देखिए एक्चुअल में ये भी एक कोर्ट का ऑर्डर होता है जो डायरेक्टिंग करता है एक पब्लिक अथॉरिटी को या ऑफिशियल को कि वो परफॉर्म करे, टू परफॉर्म ए ड्यूटी, है ना, दैट दे आर लीगली ऑब्लिगेटेड टू डू। तो यहाँ पे इन ऑर्डर डायरेक्टेड टू ए प्राइवेट कॉर्पोरेशन, ये याद रख लेना, ये एक ऑर्डर होता है जो डायरेक्टेड किया जाता है टू ए प्राइवेट कॉर्पोरेशन और एनी ऑफ इट्स ऑफिसर्स आर टू एन एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल ऑफिसर आर टू लोअर कोर्ट कमांडिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ए पार्टिकुलर एक्ट। तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है।
मोवेंट क्या होता है? मोवेंट, अगर हम मोवेंट की बात करते हैं, द पर्सन हु फाइल्ड द मोशन और रिक्वेस्ट टू द कोर्ट, ऐसा पर्सन जो फाइल्ड करता है मोशंस और रिक्वेस्ट टू द कोर्ट। तो याद रख लेना मोवेंट इसी को कहते हैं। इस तरह की टर्म्स आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। जैसे कि जिनका उर्दू होता है उनको पता होगा, दरख्वास्त गुजार जिसको कहते हैं, ठीक है ना, मतलब कि जो अपील करता है, सिंपल सी बात है। ऐसा मतलब इट रेफर्स टू द पर्सन हु फाइल्स ए मोशन और रिक्वेस्ट इन ए कोर्ट और ए लीगल प्रोसीडिंग। तो आप याद रख सकते हैं द पर्सन जो फाइल्ड करता है मोशन और रिक्वेस्ट टू द कोर्ट। फिर यहाँ पे है पेजूरी क्या होता है यहाँ पे, देखें बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। पेजूरी की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो झूठी गवाही जो देते हैं ना लोग, झूठी गवाही मतलब झूठ बोल के देते हैं इस तरह से, उसी को कहा जाता है पेजूरी, मतलब मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट अंडर ओथ। यह कहने का मतलब है इट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ लाइंग, झूठ बोलना, और प्रोवाइडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन अंडर ओथ, टिपिकली इन लीगल सेटिंग की अगर हम बात करते हैं तो मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट अंडर ओथ, उसी को हम पेजूरी कहते हैं। फिर हमारे पास पिटिशन क्या होता है यहाँ पे। तो जब हम बात करते हैं पिटिशन के बारे में, तो पिटिशन ए फॉर्मल रिटन रिक्वेस्ट, ये भी एक फॉर्मल रिटन रिक्वेस्ट होती है कोर्ट में, ठीक है, विच स्टार्ट्स ए स्पेशल प्रोसीडिंग, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं इट जनरली रेफर्स टू ए फॉर्मल रिक्वेस्ट और एप्लीकेशन, ठीक है, सबमिटेड टू एन अथॉरिटी और ऑर्गेनाइजेशन। या फिर अगर हम बात करते हैं जो कोर्ट में हमारे पास सबमिट की जाती है एक फॉर्मल रिटन रिक्वेस्ट टू ए कोर्ट विच स्टार्ट्स ए स्पेशल प्रोसीडिंग, जिसमें क्या स्टार्ट की जाती है एक स्पेशल प्रोसीडिंग, उसी को हम पिटिशन कहते हैं। फिर है यहाँ पे प्लेंटिफ क्या होता है। देखें प्लेंटिफ की अगर हम बात करते हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, द पर्सन हु स्टार्ट से सिविल केस, जो क्या करता है स्टार्ट करता है एक सिविल केस को, आल्सो कॉल्ड द पिटिशनर, द पर्सन हु स्टार्ट से सिविल केस आल्सो कॉल्ड द पिटिशनर और कंप्लेनेंट, ओके। तो आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, इट रेफर्स टू द पर्सन, एक ऐसा शख्स जो क्या करता है एक केस को लेके आता है, हु ब्रिंग्स अ केस अगेंस्ट समवन इन ए कोर्ट ऑफ ए लॉ, तो उसी को हम प्लेंटिफ कहते हैं, ठीक है। इस तरह से याद रख लेना कि हमारे पास एक ऐसा शख्स जो क्या लाता है एक केस को किसके अगेंस्ट समवन, किसी के अगेंस्ट एक कोर्ट ऑफ लॉ में, उसी को हम प्लेंटिफ कहते हैं, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट होगा, ओके। द पर्सन हु स्टार्ट्स ए सिविल केस आल्सो कॉल्ड द पिटिशनर और द कंप्लेनेंट, इंपॉर्टेंट होगा, उसी को हम प्लेंटिफ कहते हैं। आगे चले, आगे हमारे पास क्या है, आगे पास स्टे। स्टे के बारे में आप सबको पता होना चाहिए, टेम्पोरेरली स्टॉपिंग ए जुडिशियल प्रोसीडिंग। जब हम क्या कर देते हैं टेम्पोरेरली, हम किसी को यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं एक जुडिशियल प्रोसीडिंग को, तो उसी को हम स्टे कहते हैं। अब यहाँ पे है समन्स क्या होता है। समन्स के बारे में बात करें तो ये लीगल पेपर होता है दैट इज यूज टू स्टार्ट ए सिविल केस, जो यूज किया जाता है स्टार्ट करने के लिए एक सिविल केस को, एंड गेट ज्यूरिसडिक्शन ओवर ए पार्टी। ये पॉइंट याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इट रेफर्स टू एन ऑफिशियल नोटिस रिक्वायरिंग समवन, ठीक है, टू अपीयर इन कोर्ट और रिस्पॉन्ड टू ए लीगल प्रोसीडिंग। इस तरह से याद रख लेना। टेस्टिमोनी क्या होता है। टेस्टिमोनी का मीनिंग होता है हमारे पास यहाँ पे गवाही देना, ठीक है ना, स्टेटमेंट मेड बाय ए विटनेस और पार्टी अंडर ओथ, ओके। रेफर्स टू ए फॉर्मल कोई स्टेटमेंट हो गया या एविडेंस गिवन बाय ए विटनेस ने दिया, किस में, इन लीगल सेटिंग में या फिर इन सपोर्ट ऑफ ए क्लेम में, तो उसी को हम टेस्टिमोनी कहते हैं, गवाही देना उसी को कहते हैं टेस्टिमोनी। फिर हमारे पास है ट्रायल डी नोवो। अब ये क्या है, यहाँ पे इसके बारे में याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, सिंपल सी बात है। इसका मतलब होता है नया मुकदमा, नई जो हमारे पास समाअत होती है, नया मुकदमा जो हमारे पास कोर्ट में लाया जाता है उसको कहते हैं ए न्यू ट्रायल और री ट्रायल इन विच द ओल्ड केस विद एविडेंस एंड विटनेसेस इज प्रेजेंटेड एज इफ नो प्रीवियस ट्रायल हैज बीन हेल्ड। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, इट रेफर्स टू ए न्यू ट्रायल और हियरिंग वेयर द केस इज हर्ड अगेन एज इफ द ओरिजिनल ट्रायल हैड नॉट अकर्ड, ओके। याद रखना इंपॉर्टेंट होगा। फिर हमारे पास वॉइड डायर क्या होता है। देखिए अगर हम बात करते हैं ना इसके बारे में, जैसे किसी चीज़ की जांच पड़ताल की जाती है, ठीक है ना, टू स्पीक द ट्रूथ, द प्रोसेस ऑफ क्वेश्चनिंग प्रोस्पेक्टिव जूरर्स और विटनेसेस अबाउट देयर क्वालिफिकेशंस, ठीक है, मतलब किसी चीज़ की जांच पड़ताल करने को हम कहते हैं। और इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्वेश्चनिंग पोटेंशियल जूरर्स टू असेस देयर, जो हमारे पास सूटेबिलिटी फॉर सर्विंग ऑन ए जूरी, तो यह भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। फिर विटनेस क्या होता है, ये भी ईजी है, यहाँ पे पर्सन हु टेस्टिफाइज टू व्हाट दे सा हर्ड ऑब्जर्व और रीड, ठीक है, मतलब आपने देखा होगा विटनेस का मतलब क्या होता है, गवाह, ठीक है। आपको पता होना चाहिए गवाह को, जो गवाही देता है ना, कोई आदमी जो आपकी गवाही देता है तो उसको गवाह कहते हैं। तो यहाँ पे इसी को कहते हैं विटनेस, गवाही जो देता है, ठीक है। इट रेफर्स टू ए पर्सन हु प्रोवाइड एविडेंस, जो क्या प्रोवाइड करता है, एविडेंस को प्रोवाइड करता है या टेस्टिमोनी को इन ए लीगल प्रोसीडिंग में, और हु ऑब्जर्व एन इवेंट, तो यह भी याद रख सकते हैं। रीट क्या होता है, ये लीगल पेपर होता है जो फाइल्ड होता है टू स्टार्ट वेरियस टाइप्स ऑफ सिविल, जो हमारे पास लॉ सूट्स, तो ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। रीट के बारे में भी याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे क्या है हमारे पास, यहाँ पे आगे हमारे पास
रिट के बारे में एक चीज़ और याद रख लें मेरे प्यारे दोस्तों, अदालती हुक्म, ठीक है ना, मतलब इट रेफर्स टू ए फॉर्मल लीगल ऑर्डर इशूड बाय ए कोर्ट और अथॉरिटी। ओके, यूथफुल ऑफेंडर्स क्या होता है? यूथफुल ऑफेंडर की बात करें, द लीगल स्टेटस ऑफ पर्सन हु हैव बीन अरेस्टेड, याद रखना, द लीगल स्टेटस ऑफ पर्सन हु हैव बीन अरेस्टेड फॉर ए क्राइम कमिटेड व्हेन दे वर बिटवीन द एज ऑफ 16 एंड 18 एंड हु मीट अदर रिक्वायरमेंट्स, तो उसी को यूथफुल ऑफेंडर कहते हैं। आज के इस वीडियो सेशन में हम इतना रखते हैं, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।